नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, साइंस के इस महत्वपूर्ण पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाला है आपका अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी, इसके साथ साथ आपका श्वसन तंत्र के बारे में भी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यह क्लास आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। जैसे कि अभी आने वाले टाइम में आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ, फिर आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो ये इन क्लास के लिए आपका काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो क्लास में अंत तक बने रहिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि वसा के पाइसीकरण में सहायता, ये पूछा जा रहा है कि वसा के पाइसीकरण में आपको सहायता कौन करता है। तो वसा के पाइसीकरण में आपका सहायता कौन करता है, तो ये हम लोग का पीत लवण आपका वसा के पाइसीकरण में ये मदद करता है। कौन? आपका पीत लवण। ये इसका डिटेल देख लेते हैं। यकृत में क्या, यकृत में हम लोग का कौन पाया जाता है, ये पीत लवण। और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के बारे में जान लेते हैं। छोटी आंत में पाया जाता है कौन, ये ट्रिप्सिन जो है, ये ट्रिप्सिन आपका छोटी आंत में पाया जाता है। एक एंजाइम है जो पाचन में सहायता करता है। और हाइड्रो HCl ये कहाँ पाया जाता है, ये हम लोग का अमाशय में पाया जाता है। और अमाशय को उपस्थिति पदार्थ को क्या बनाता है, आपका अम्लीय बनाने का काम करता है। और अमाशय में क्या करता है, अमाशय में रोगों को नष्ट करता है पेप्सिन। ये देख लेते हैं पेप्सिन। पेप्सिन हम लोग का खोजा गया था आपका कब, 1836 में खोजा गया था थियोडर के द्वारा। प्रोटीन को आपका पेप्टाइड में विघटन करता है कौन, ये हम लोग का एडोफ पेटिटेज नामक जो एंजाइम है, ये हम लोग का प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तन करने का काम करता है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा हम लोग का जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी कि बाह्य स्रावी हो सकता है। तो कौन हो जाएगा हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो हम लोग का हो जाएगा आपका लार ग्रंथि हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि हम लोग का ये बाह्य ग्रंथि है, बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि में क्या अंतर होता है, जो हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि होता है वो हम लोग का डायरेक्टली ये जो ब्लड होता है, ब्लड के द्वारा उसको सीधा पास किया जाता है और शरीर के सभी भागों में आपका पहुंचा दिया जाता है। और जो हम लोग का बाह्य स्रावी ग्रंथि होता है वो हम लोग का डक्ट के द्वारा आपका जो होता है, उसके द्वारा जो भी सिक्रेशन होता है उसके द्वारा आप ले जाया पहुंचाया जाता है उसका निर्धारित स्थान तक। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि हाइपोथैलेमस से पतली डंठल से लटकी, अच्छा ये आपको बताना कि हाइपोथैलेमस से पतली डंठल से लटकी डैश ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि के रूप में आपका जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं, तो हम लोग का जो पीयूष ग्रंथि होता है उसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि का रूप में आपको जाना जाता है। कौन? पीयूष ग्रंथि। आइए एक झलक देख लेते हैं हम लोग का पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में। देखते हैं हार्मोन स्रावित करती है जो रक्त प्रभाव के माध्यम से पूरे शरीर में क्या करती है, संदेश पहुंचाती है। थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि है जो गर्दन के सामने के भाग गले के आधार पर स्थित होती है। ये अधिवृक्क जो अधिवृक्क ग्रंथियाँ दोनों वृक्क के शीर्ष पर होती है और हार्मोन स्रावित करती है। कौन? ये हम लोग का अधिवृक्क ग्रंथि जो चयापचय, रक्तचाप और शरीर के अन्य आवश्यक कार्यों को क्या करती है, आपका विनियमित करने में मदद करती है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से क्या बोला जा रहा है, आपका निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों में बोनापन के लिए जिम्मेदार होता है, ये आपको बताना है कि बोनापन कौन आपका जिम्मेदार होता है। तो इनमें से हम लोग का कौन बोनापन के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये हम लोग का पीयूषिका जो होता है, ये हम लोग का यानी कि प्यूटेटरी जो होता है, यही हम लोग का बोनापन के लिए जिम्मेदार होता है। ये देख लेते हैं। ये मस्तिष्क के आधार पर एक छोटी सी मटर के आकार की ये कौन ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। और इसका कार्य क्या क्या होता है, जो शरीर का महत्वपूर्ण कार्य जैसे वृद्धि, यौन विकास, विनिमय करने का इसका प्रमुख भूमिका निभाती है। अंगनाशय इसके दो प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे आपका पहली बाह्य स्रावी कार्यों में पाचन मदद करता है और दूसरी हम लोग का अंत्य
स्रावी कार्य जो आपका रक्त शर्करा को आपको नियंत्रित करने का काम करता है, कौन है हम लोग का, ये जो अंगनाशय के द्वारा आपका जो क्या बोलते हैं उसके द्वारा जो ग्रंथि होता है। आइए अब थोड़ा थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन जो हम लोग का शरीर की चयापचय, क्या बोला जा रहा है कि शरीर के चयापचय के द्वारा विनिमय के रूप में कार्य करता है। इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का चयापचयन के लिए उत्तेजना करता है। कौन, ये हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है ये देखते हैं। कौन सी ग्रंथियां मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है। तो कौन सा ग्रंथियां हम लोग का जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, तो हो जाएगा आपका जो अधिवृक्क ग्रंथियां होता है, यानी कि जो किडनी में होता है, वही हम लोग का किसको कंट्रोल करता है, तो रक्तचाप को कंट्रोल करने का काम करता है आपका अधिवृक्क ग्रंथियां। ये देखिए आपका कहाँ पर, गुर्दे के शीर्ष भाग में ये उपस्थित होता है। ये जो आपका कोर्टिसोल यानी कि कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एड्रेनालिन जैसे आपका हार्मोन क्या करता है, ये रिलीज करता है। क्या क्या, आपका कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एड्रेनालिन, ये हम लोग का कुछ प्रमुख जो है हार्मोन रिलीज करता है। और पीनियल ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या करता है, आपका प्रकाश अंधेरे चक्र की स्थिति के बारे में हम लोग का वातावरण से जानकारी प्राप्त करने का काम कौन करता है, ये हम लोग का पीनियल ग्रंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि किसी जंतु को उड़ाने में काबिल बनाती है। तो ये आपको बताना है कि कोई सा भी जो जंतु होता है उसको उड़ने में काबिल बनाता है। तो कौन हो जाएगा, ये भी हम लोग का हो जाएगा आपका अधिवृक्क ग्रंथि जो हम लोग का कहाँ पाया जाता है, आपका किडनी में पाया जाता है। ये दो होते हैं नंबर में फाइट, ये देखिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, आपका फाइट एंड फ्लाइट के नाम से भी हम लोग का जाना जाता है। कौन, ये हम लोग का अधिवृक्क ग्रंथि को फाइट एंड फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्त की दर को नियंत्रित करती है। तो ऊर्जा मुक्त की दर को कौन नियंत्रित करती है, तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का जो अंगनाशय ग्रंथि होती है, ये हम लोग का शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्त की दर को नियंत्रित करने का काम कौन करती है, तो ये हो जाएगा हम लोग का अंगनाशय ग्रंथि। आइए देख लेते हैं अंगनाशय ग्रंथि के बारे में जानते हैं। तो अंगनाशय इंसुलिन और ग्लूकागन, क्या क्या आपका इंसुलिन और ग्लूकागन का स्राव करता है, जो ग्लूकोज स्तर को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। और पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन मेलाटोनिन, ये पीनियल जो ग्लैंड है ये क्या करता है, आपका मेलाटोनिन स्राव करती है, जो शरीर की सेक्रेडियन लय को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। और यहाँ पर देख लीजिए आपका जो पैराथायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि क्या करती है, ये पैराथायराइड हार्मोन का स्राव करती है, जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित, कौन, ये पैराथायराइड रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करती है। और जो थायराइड ग्रंथि है ये दो हार्मोन का उत्पादन करती है। क्या क्या, आपका T4 यानी कि क्या आपका थायरॉक्सिन, और T3 यानी कि ट्राई थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये कौन करता है, ये हम लोग का थायराइड ग्रंथि करती है। शरीर में क्या, ये देखिए आपका शरीर में वृद्धि और विकास के चयापचय के प्रमुख मुख्य भूमिका निभाती है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हमारा शरीर के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ये कहाँ स्थित होती है, ये हम लोग का मस्तिष्क यानी कि खोपड़ी में स्थित होती है। कहाँ पर, ये हम लोग का खोपड़ी के अंदर, ठीक है, हेड में। आइए जानते हैं यह क्या अंडाकार और मटर के आकार की ग्रंथि है जो कई हार्मोन का उत्पादन करती है। शरीर में सबसे ज़्यादा हम लोग का हार्मोन के बारे में अगर देखा जाए तो कौन सिक्रेशन करती है, तो ये हम लोग का जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थायरॉक्सिन पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसके द्वारा हम लोग का सबसे ज़्यादा ग्लैंड जो है यानी कि हार्मोन को सिक्रीज किया जाता है, मतलब उत्सर्जित किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं हम। डैश मनुष्य में
अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन हो जाएगा, ये हम लोग का जो यकृत होता है, यकृत हम लोग का बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होता है। बाकी जो हम लोग का जैसे अदेवृक्क हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गया, शीर्ष ग्रंथि हो गया, ये सारा जो है ये हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि है, और यकृत हम लोग का बाह्यस्रावी ग्रंथि था। आइए देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जानते हैं। ये एक अंग जो हार्मोन बनाता है, जो सीधे रक्त में आपका छोड़ देता है। हार्मोन रिलीज करता है कहाँ पर, आपका जो ब्लड होता है, ब्लड में वो सीधा हार्मोन को रिलीज कर देता है। कौन, ये हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथ होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि हम लोग का जो डक्ट होता है, उसी डक्ट के द्वारा हम लोग का जो जहाँ पर पहुँचाना होता है उसका टारगेट, वहाँ पर उसको पहुँचा दिया जाता है। किसके द्वारा, ये हम लोग का बाह्यस्रावी ग्रंथि के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला यहाँ पर देखते हैं हम लोग का कि जो हम लोग का पीयूष, हाँ, उदाहरण के रूप में यहाँ पर पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, आदिवृक्क ग्रंथि, अंगनाशय ग्रंथि, जननांग यानी कि गोनाड, शीर्ष ग्रंथि यानी कि पीनियल ग्रंथि, और क्या है यहाँ पर, शरीर का सबसे बड़ा ठोस अंग यकृत कौन है, यकृत हम लोग का शरीर का सबसे बड़ा ठोस अंग है। कौन, यह यकृत है। इसकी भूमिका क्या है, इसके मुख्य भूमिका होता है आपका विष हरण करना। जो हम लोग का टॉक्सिक पदार्थ होता है शरीर के अंदर, उसको कौन विखंडन करने का काम करता है, तो ये हम लोग का यकृत करता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन संश्लेषण का काम और पाचन एंजाइम का निर्माण करने का काम भी कौन करता है, तो ये हम लोग का जो यकृत होता है, यकृत के द्वारा हम लोग का इतना सारा कार्य किया जाता है। तो ये सब आपको ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आइए अब हम लोग चलते हैं हम लोग का श्वसन तंत्र पर, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर चलते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायुमार्ग को क्या करता है, नष्ट होने से रोकता है। तो कौन ऐसा करता है, तो ये हम लोग का उपास्थि के वलय। कौन, ये हम लोग का उपास्थि के वलय आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपस्थि के वलय यानी कि सी आकार के कितने आपका 20 वलय होते हैं। वायु को अनुपस्थिति के दौरान यह श्वसन नली को ढकने से बचाते हैं। क्या करते हैं, जो हम लोग का श्वसन नली होता है, इस प्रकार से हम लोग का कुछ जो ये क्या बोलते हैं, उपास्थि होता है, यहाँ पर लगा हुआ रहता है हम लोग का जो श्वसन जो तंत्र होता है, यानी कि नली होता है उसमें। ठीक है, आइए और थोड़ा देख लेते हैं हम लोग का इसके बारे में जानते हैं और रुकते हैं। पसलियाँ, रिब्स यानी कि वक्ष अंगों की रक्षा करते हैं। रीढ़ क्या करती है, ये हम लोग का गति के लिए आपका शरीर प्रणाली का समर्थन करती है। श्वसन नली फेफड़ों के लिए मुख्य वायुमार्ग को अंदर और बाहर करता है। कौन, ये हम लोग का श्वसन नली। और चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, इतना ही हम लोग इस क्वेश्चन से देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये देखते हैं। पूछा जा रहा है हम लोग का कि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। बोला जा रहा है कि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर हम लोग का पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव पड़ेगा हम लोग का उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन, क्या उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, और जिससे पोषण के अभाव में पौधा क्या हो जाएगा, आपका पौधा सूख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि पहले चरण के आरंभ में, क्या बोला जा रहा है कि पहले चरण के आरंभ में एरोबिक और एनएरोबिक श्वसन के दौरान निम्न में से कौन सा सामान्य उत्पाद उत्पन्न करता है। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का जो पायरुवेट होता है, इसको उत्पादन करता है। कौन, पहले चरण के आरंभ में, क्या पहले चरण के आरंभ में, ये पहले चरण के आरंभ में एरोबिक और एनएरोबिक श्वसन के दौरान, एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और अनएरोबिक यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति के दौरान हम लोग का कौन सा उत्पाद बनता है। तो ये आपका बनता है आपका पायरुवेट हम लोग का बनता है। ग्लाइकोलिसिस के द्वारा हम लोग का साइटोसोल में हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का बनता है। कौन, ये पायरुवेट
और श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हम लोग का वायवीय और एक होता है हम लोग का अवायवीय। यानी कि जो वायवीय होता है हम लोग का ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जो अवायवीय होता है हम लोग का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं, ये हम लोग को बताना है कि श्वसन रंध्र जो होता है ये किस प्राणी में पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका तिलचट्टा में पाया जाता है क्या, आपका श्वसन रंध्र। बिना रीढ़ की हड्डी वाले क्या आपका कीट श्वसन नामक छोटी नालियां के तंत्र आपका क्या करती है, वो अपना श्वसन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए आपका जो चित्र है मनुष्यों में श्वसन, क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य में श्वसन तंत्र के भाग को दर्शाता है। कौन सा विकल्प ए और बी का सही नामांकन ए और बी का कार्य को आपको दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा हम लोग का इस फिगर के अकॉर्डिंग। इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग का हो जाएगा ए जो हो जाएगा हम लोग का सूक्ष्म श्वसन नली हो जाएगा। ये कहाँ पर है, ये हम लोग का यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा हम लोग का सूक्ष्म श्वास नली हो जाएगा, श्वास नली हो जाएगा। यानी कि ब्रोंकियोल्स जो छोटे छोटे इस प्रकार के होते हैं, है ना, लंग्स के अंदर। और उसके बाद जो हम लोग का बी होगा, बी हम लोग का क्या हो जाएगा आपका एल्वियोली होगा। कौन, वी, ये देख सकते हैं वी हम लोग का एल्वियोली होगा, कुछ बड़ा बड़ा इस प्रकार का होगा। और उसके बाद ए और बी, हाँ शायद हम लोग को दो ही बताना था। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर आपका। ए में श्वसन नली यानी कि ब्रोंकियोल्स, और बी में हो जाएगा हम लोग का एल्वियोली यानी कि गैसों का जहाँ पर आदान प्रदान होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। मानव शरीर में पायरुवेट का विघटन आपको कहाँ होता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था तो क्या होता है आपका साइटोसोल में होता है। साइटोसोल का हम लोग को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का कोशिका द्रव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। मनुष्यों में अंत श्वसन के संबंध में नीचे गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही है। यह आपको बताना है कि कौन सा गलत कथन है, उसको पहचानना है। आइए पहचानते हैं गलत कथन इनमें से कौन सा है। चलिए देखते हैं। तो गलत कथन हम लोग का पसलियाँ अंदर धंसती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है। नहीं, पसलियाँ हम लोग का अंदर की ओर धंसती है, क्या बोला गया था, गलत कथन की पहचान करना। तो गलत कथन हम लोग का वही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हम लोग का गलत हो जाएगा। पसलियाँ अंदर धंसती है, नहीं पसलियाँ अंदर धंसती नहीं है। पसलियाँ हम लोग का कुछ इस प्रकार का जो उभार होता है, इस प्रकार का पूरा पैकेजिंग करके रखता है, यानी कि बाहर उभरा हुआ रहता है। और डायफ्राम ऊपर की ओर फैलती है। डायफ्राम हम लोग का नीचे इस प्रकार की ओर फैलती है, नीचे की ओर, ऊपर की ओर। तो इस प्रकार से हम लोग का कॉन्ट्रैक्शन होता है। चलिए साथियों हम लोग का पहला क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, यानी कि गलत है। यहाँ पर देखते हैं बाकी हम लोग का जो पॉइंट है, पसलियाँ ऊपर उठती है, एकदम सही बात है। फूलती है तो ऊपर उठती है। और हम लोग का डायफ्राम सपाट हो जाता है, उस टाइम क्या होता है आपका डायफ्राम सपाट हो जाता है। वक्ष गुहा बड़ी होती है, एकदम वैसी बात है। जो वक्ष गुहा होता है हम लोग का ऊपर वाला पार्ट हम लोग का बड़ा होता है। फेफड़े द्वारा वायु का अंतःग्रहण होता है। हाँ, फेफड़े के द्वारा जो लंग्स होता है हम लोग का, लंग्स के द्वारा हम लोग का जो ऑक्सीजन है उसको क्या किया जाता है, वो ऑक्सीजन उस वहाँ पर रिसीव किया जाता है, और वहाँ से हम लोग का एक्सचेंज करके शरीर के सभी भागों में पहुँचा दिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं को उल्लेख नीचे दिया गया है। आपको बताना है कि गलत विकल्प कौन सा है इनमें से। आइए देखते हैं गलत विकल्प कौन सा है हम लोग का। सामान्यतः शरीर के अंदर स्थिति, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हम लोग का हो जाएगा आपका जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं को उल्लेख करते हैं। तो हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यह बहुत मोटी होती है। नहीं, यह बहुत मोटी नहीं होती है। कौन, आपका श्वसन, जो जंतुओं में आपका जो श्वसन वाला जो सतह होता है वो उतना ज़्यादा मोटा नहीं होता है। तो हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। श्वसन, आइए जानते हैं हम लोग का श्वसन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। श्वसन सतह क्या है आपका, श्वसन सतह वह क्षेत्र जहाँ गैस का आदान प्रदान होता है, जहाँ पर हम लोग का गैस यानी कि जो हम लोग का लंग्स होता है, लंग्स के अंदर आपका जो एल्वियोली और क्या होता है, एल्वियोली और ब्रोंकियोल्स होता है। तो एल्वियोली में हम लोग क्या क्या होता है,
जो गैस होता है गैस का एक्सचेंज होता है कहाँ पर, आपका लंग्स के अंदर एल्वियोली में। तो वो हम लोग का जो परत होती है वो काफ़ी हम लोग का क्या होती है आपका पतली होती है, तभी हम लोग का गैस क्या होता है अक्सर आपका आदान प्रदान हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है, प्रत्येक श्वसन के दौरान हम लोग का जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है, तो फेफड़े में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती है ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है, तो वायु की इस मात्रा को हम लोग अवशिष्ट मात्रा कहते हैं, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम हम लोग कहते हैं। किसको, जो हम लोग का लंग्स के अंदर जो हम लोग का जो बचा हुआ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो पदार्थ होता है वो हम लोग का क्या कहलाता है, आपका अवशिष्ट मात्रा कहलाता है। चलिए साथियों अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है हम लोग का क्या, ये देखते हैं। हाँ, फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचना। हाँ ये देखिए आपका फेफड़े के अंदर, हम लोग इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे, फेफड़े के अंदर जो हम लोग का गुब्बारे का टाइप का जो संरचना होता है, आकार होता है, जहाँ गैस का विनिमय होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। इससे पहले भी हम लोग देखा था। तो एल्वियोली को हिंदी में क्या बोलते हैं, एल्वियोली को हम लोग हिंदी में कुपिका बोलते हैं, वायु कुपिका। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पर क्या होता है, आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज होता है। कहाँ पर, आपका कुपिका के अंदर। आइए हम लोग का जो ब्रोंकाई होता है इसके बारे में जानते हैं। तो वायु नलियाँ यानी कि ब्रोंकाई बड़ी नलिकाएं होती है जो हमारे श्वसन यानी कि डिवाइड पाइप से जोड़ती है और उस वायु को निर्देशित करती है, जिससे हम दाएं और बाएं में सांस लेते हैं। और श्वसन यानी कि श्वसन नली यानी कि ट्रेकिया वायु मार्ग जो स्वर यंत्र से ब्रोंकाई तक जाती है। कौन, ये ट्रेकिया। कहाँ से कहाँ, ये हम लोग का ट्रेकिया जो होता है वायु मार्ग से वायु मार्ग जो स्वर यंत्र से कहाँ तक, आपका ब्रोंकाई तक के बीच का हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं। तो ये भी हम लोग का एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों? आपको बताना कि सिगरेट जो पीते हैं, सिगरेट पीने से हम लोग का क्या हानिकारक होता है, वो आपको जिक्र करना है कि उससे क्या हानि पहुंचाता है। तो इससे हम लोग का क्या होगा, क्योंकि ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद हम लोग का जो पेशाब को नुकसान पहुंचती है। क्या हो जाएगा हम लोग का, सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हम लोग का ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद जो पेशाब क्या होता है, पेशाब जो होता है उसको नुकसान पहुंचाता है, यानी कि जो हम लोग का जिससे हम लोग का जो गैस एक्सचेंज होता है उसको क्या करता है, वो डायरेक्ट अटैक करता है, जिस वजह से हम लोग का जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने का जो रेट है वो हम लोग का घट जाता है। ये इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग का। धूम्रपान शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, जो हमारे संपूर्ण स्वस्थ और हानिकारक प्रभाव डालता है। धूम्रपान फेफड़ों और सिलियाँ जो संरचना गंदी और बलगम फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकते हैं। वायु मार्ग आपका वायु थैली एल्वियोली को नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखिए आपका एल्वियोली को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है, नुकसान पहुंचाने का काम करता है। कौन, आपका धूम्रपान करने से। आइए आगे बढ़ते हैं। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन कितने हम लोग का अणु जुड़ते हैं, ये आपको बताना है। ऑक्सीजन का हम लोग का जो ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, C6H12O6, यही हम लोग का क्या होता है, आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको बताना है कि ऑक्सीजन के कितने अणु यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑक्सीजन का 6 अणु जुड़े हैं हम लोग का किसमें, ग्लूकोज में। अब पूछा जाता है कि यहाँ पर कार्बन के कितने अणु, तो कार्बन का 12 हो जाता और कार्बन का 6 हो जाता और हाइड्रोजन का आपका 12 हो जाता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन को उपस्थिति में तोड़कर हम लोग का क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और हमें ऊर्जा हमें प्रदान करता है, जिससे हम लोग जो शरीर में एक्टिविटी होता है उसको हम लोग कर सकते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी गैस सभी प्रकार के वायवीय यानी कि एरोबिक जीव रूपों के लिए आवश्यक है, ये आपको बताना है।
तो क्या हो जाएगा हम लोग का, इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए हम लोग का, जो वायवीय श्वसन के लिए हम लोग का क्या चाहिए, आपका ऑक्सीजन ही चाहिए ना। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोग का, कितना नंबर था ये हम लोग का 59, ये हम लोग का 60 हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद है, ये आपको बताना है। पौधों में आपका श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है, हम लोग का अंत में क्या बनता है, हम लोग का लास्ट में हम लोग का बनता है आपका जल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। लास्ट में हम लोग का क्या मिलता है, जब हम लोग का श्वसन का अंतिम उत्पाद में हम लोग का क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जल मिलता है और उसके बाद आपका ऊर्जा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का डायग्राम से संबंधित है। इस डायग्राम में आपको बताना है कि कौन कौन सा पार्ट आपका कौन कौन सा अंग को ये आपको दर्शाता है, ये हम लोग का बताना है। चलिए, ये हम लोग का किसको बता रहा है, ये हम लोग का ये हम लोग का जो है आपका ग्रास नाली को दर्शा रहा है, कौन, ये। और बी हम लोग का किसको दर्शा रहा है, बी हम लोग का श्वास नाली को दर्शा रहा है। चलिए, बी हम लोग का श्वास नाली को दर्शा रहा है। और उसके बाद सी हम लोग का किसको दर्शा रहा है, ये हम लोग का सी जो है, सी हम लोग का किसको दर्शाएगा, सी हम लोग का सॉरी बी हम लोग का स्वर यंत्र को, और सी हम लोग का श्वास नली को दर्शा रहा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, ये आपको बताना है। कि जब विश्राम अवस्था यानी कि जब आराम फरमा रहा होता है आदमी, उस समय हम लोग का जो श्वसन है, श्वसन हम लोग का कितना बार होता है। तो ये हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा आपका 15 से 18 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आपका वायु मानव शरीर में आपका प्रवेश करती है और छोड़ी जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि स्थलीय जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान ऑक्सीजन द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इन जंतुओं में आपका श्वसन के बारे में आपका सत्य है, ये आपको बताना। श्वसन के बारे में आपका कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ABC, यानी कि तीनों कथन सत्य है। क्या क्या ये देख लेते हैं एक बार। इनकी सतह के माध्यम हम लोग का प्रसार होता सतह के माध्यम से प्रसार होता है, और इनकी सतह सूक्ष्म और नाजुक होती है। ठीक, जो गैस क्या करते हैं, गैस के आदान प्रदान करने में ये सूक्ष्म होता है। ठीक है, और इनके आसपास वायु के प्रवाह के लिए आपका मार्ग हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि स्थलीय जीवों की तुलना में आपका जलीय जीवों के श्वसन दर बहुत तेज क्यों होते हैं, ये आपको बताना है। कि जलीय जीव होते हैं उसका श्वसन रेट जो होता है वो काफ़ी तेज किस वजह से होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जल में ऑक्सीजन की मात्रा आपका कमी होने के कारण जो होता है आपका, जिस वजह से उन लोगों को जो है आपका श्वसन जो रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिलता है स्थल के तुलना में का जल में। आइए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है, ये आपको बताना है। कि मानव शरीर में वायु आपका कौन सा अंग के द्वारा रिसीव किया जाता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का किसके द्वारा, आपका नासा द्वार के द्वारा, यानी कि नाक का जो हम लोग का होल होता है नॉस्ट्रिल, उसके द्वारा हम लोग का क्या किया जाता है, जो वायु होता है उसको रिसीव किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। मानव कोशिका में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसका आवश्यक होता है, ये आपको बताना। तो ग्लूकोज के विघटन के लिए हम लोग को किसका आवश्यकता होगा, तो हम लोग का ऑक्सीजन का आवश्यकता होगा। ऑक्सीजन चाहिए तब जाकर हम लोग का क्या हो जाएगा, जो ग्लूकोज होगा वो टूटेगा किस में, आपका ग्लूकोज H2 में टूटेगा आपका, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, फिर उसके बाद आपका एनर्जी निकलेगा। ठीक है, तो इतना सारा आपका उत्पाद जो है, जब ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 जो हम लोग का ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटता है तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका एनर्जी रिलीज करता है। तो इतना कुछ आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, ये आपको बताना है। तो ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, ये हम लोग का ATP होती है।
तो चलिए एटीपी होती है, जो जिसका पूरा नाम आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। मानवों द्वारा सामान्यतः अंतःश्वासित और उच्छित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, आपको बताना है। तो कितना होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, जो लगभग आपका वायु कितना होता है आपका, लगभग आपका ऑक्सीजन आपका 21%, और जो उच्छावित वायु जो होती है वो कितना होता है आपका 16% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं हम लोग का। जो श्वास द्वारा आपका अवशोषित की गई वायु, इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन यहाँ पर 1% से कम, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.04% मुक्त की गई आपका वायु की संरचना इस प्रकार से होती है। 78% का क्या होता है, ये हम लोग का नाइट्रोजन होता है, 16% जो है ये आपका ऑक्सीजन होता है, यानी कि 16% जो है आपका ऑक्सीजन होगा, और ऑर्गन कितना होगा, आर्गन हो जाएगा हम लोग का 1% से कम हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। श्वसन पथ में सीलिया की क्या भूमिका होती है, ये आपको बताना। जो सीलिया होती है, सीलिया की क्या भूमिका होता है, ये आपको बताना। तो सीलिया का क्या भूमिका हो जाएगा, आइए देख लेते हैं हम लोग का सीलिया का क्या भूमिका होगा। तो सीलिया का भूमिका हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में क्या है ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का है, बोला जा रहा है कि सीलिया फेफड़ों और वायुपथ से नाक की ओर स्थित बलगम को क्या करता है, ये साफ करता है। कौन, ये हम लोग का सीलिया। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं, ये आपको बताना है कि कौन से हम लोग का 3 कार्बन अणु बनते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का लैक्टिक अम्ल, पायरुवेट, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट अम्ल, ये हम लोग का बनते हैं 3 कार्बन वाले अणु, लैक्टिक और आपका पायरुवेट अम्ल। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए कि जो क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल आपका कहाँ पर होता है, क्रेब्स साइकिल हम लोग का होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। मेढक, हाँ मेढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होती है, लेकिन वे डैश से भी आपका श्वसन कर सकती है। मतलब जो मेढक होती है, मेढक के अंदर भी हम लोग का लंग्स होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग का लंग्स के अलावा भी हम लोग का कहाँ से श्वसन करता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अद्र और सस्मा श्लेष्मीय त्वचा, यानी कि स्लिपरी एंड मॉइस्ट स्किन के द्वारा वो क्या करता है, वो अपना श्वसन प्रक्रिया करता है। कीटों में गैसों के विनिमय के लिए वायु नलिका का एक जाल होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है आपका क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है आपका ट्रेकियस, उन्हें क्या कहा जाता है आपका श्वास प्रणाली, ठीक है, श्वास प्रणाल। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, कुछ मछलियों जल का घूंट लेकर सांस लेते हैं, मछलियों का जल घूंट, ये आपको बताना है। यह हो जाएगा हम लोग का प्रति मिनट वायु के सांस लेने वाले जीवों की तुलना में आपका अधिक बार, हम लोग का जितने टाइम हम लोग सांस लेते हैं उससे कई टाइम जो हम लोग का है मछली के द्वारा लिया जाता है, ऑक्सीजन की कम उपस्थिति होने के वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेलियोटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको बताना है। जो हेलियोटोसिस होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो सांस की दुर्गंधता के रूप में जाना जाता है। कौन, आपका हेलियोटोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये वायवीय श्वसन क्या होता है। वायवीय श्वसन हम लोग का ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। और ऑक्सीजन का अनुपस्थिति हम लोग का अवायवीय श्वसन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है, इसमें से आपको बताना है कि शारीरिक गुहा कौन सा हो जाएगा। ये हम लोग का साइनस हो जाएगा, हम लोग का शारीरिक गुहा, भरी शारीरिक गुहा।
साइनस जो होता है, साइनस हम लोग का खोपड़ी के अंदर हम लोग का ये पाया जाता है, यानी कि स्थित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। सामान्यतः श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाले जाने वाली वायु की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो श्वसन के दौरान हम लोग का जो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वो हम लोग का हो जाएगा आपका ज्वारीय आयतन, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ज्वारीय आयतन। आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ज्वारीय आयतन। श्वसन के दौरान ली जाने वाले आपका और निकाले जाने वाले आपका वायु की मात्रा का हम लोग क्या बोलते हैं? आपका ज्वारीय आयतन आपका कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार मार्क कर लेना चाहिए। आइए आपका प्राणधार क्षमता, आपका गहरी सांस लेने के बाद आपका फेफड़े की अधिकतम मात्रा वायु निकालने की क्षमता। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। त्वचीय श्वसन डैश होता है, ये आपको बताना है। त्वचीय श्वसन हम लोग का किसको द्वारा किया जाता है? ये हम लोग का केंचुआ के द्वारा हम लोग का त्वचीय श्वसन होता है। त्वचा श्वसन में क्या होता है ये देख लेते हैं। त्वचा श्वसन में हम लोग का गैसों का आदान प्रदान जानवरों में त्वचा के यह शरीर के सतह के द्वारा हम लोग का होता है। जैसे आपका केंचुआ हो गया, मेढक हो गया, जोंक हो गया, ये कुछ जो जीव होते हैं इसमें आपका त्वचा श्वसन होता है। और फुसफुसीय श्वसन कहाँ पर होता है? तो गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के एल्वियोली के मध्य से होता है। उदाहरण जैसे सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, स्तनधारी, जैसे स्तनधारी में हम लोग जो डायरेक्ट आपका बच्चे को जन्म देते हैं उसी को हम लोग स्तनधारी बोलते हैं। और शाखीय श्वसन जैसे गलफड़ों से सांस लेना, वो क्या हो जाएगा आपका? शाखीय श्वसन। उदाहरण जैसे मछलियाँ, जलीय आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये जो होते हैं आपका शाखीय श्वसन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? ये आपको बताना है। कौन ऐसा जीव है दुनिया में जो कि आपका बिना ऑक्सीजन का भी वो क्या करता है? आपका जीवित रह सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका अवायुजीवी। क्या हो जाएगा? अवायुजीवी, ये हो जाएगा हम लोग का अवायुजीवी। आपका सही उत्तर हो जाएगा अवायुजीवी। इसके अंदर उदाहरण में है जैसे ट्रिपोनेमा, ये कुछ आपका जो जीव होता है जिसके लिए आपका क्या होता है? आपका जो ऑक्सीजन है उसका आवश्यकता नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोग का कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासन की जाती है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। फेफड़ों का आयतन। क्या हो जाएगा? फेफड़ों का आयतन। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद हम लोग का निष्कासित की जाती है। क्या हो जाएगा? फेफड़ों का आयतन। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा हम लोग का कहाँ पर? ये हो जाएगा हम लोग का एल्वियोली में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? आइए आपको बताना है कि रात में हम लोग का पेड़ के नीचे जो है वो क्यों नहीं सोना चाहिए, ये आपको बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। जो रात को जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रात को, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग का जो है रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। समुद्र में मौजूद हरे पौधे मछली की सांस लेने में किस प्रकार मदद करते हैं, ये आपको बताना है। जो समुद्र के अंदर जो हम लोग का जो हरा भरा जो पौधा होता है वो हम लोग का किस प्रकार से सहायता करता है? किसका? आपका जो मछलियाँ होती है, मछलियों को सांस लेने के लिए मदद करती है। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा आपका। वे ऑक्सीजन निकालती हैं। कौन? ये जो आपका जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? आपका ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होने से आपका जो मछलियाँ होती है उसको काफ़ी मदद मिलता है आपका सांस लेने में, परेशानी नहीं होती। किस प्रकार के जीवों में श्वसन से अधिक आपका उत्सर्जन होती है, ये आपको बताना है। कौन सा ऐसा जीव है जो कि आपका श्वसन से अधिक आपका क्या करता है? वो उत्सर्जन करता है। जितना वो मतलब श्वसन नहीं करता उससे कई ज़्यादा आपका क्या करता है? वो उत्सर्जन करता। तो क्या हो जाएगा? ये हम लोग का आ जाए आपका एरोबिक श्वसन। क्या हो जाएगा? आपका एरोबिक श्वसन आपका
सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वायवीय श्वसन। आइए देख लेते हैं, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट शर्करा से ऊर्जा बनने के लिए आपका ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। कोशिकीय श्वसन जैसे रासायनिक अभिक्रिया की एक श्रृंखला जो एटीपी का उत्पादन करने के लिए आपका ग्लूकोज का विघटित करती है। तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों ने आज जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, उसके साथ साथ आपका जो श्वसन तंत्र था उसको भी हम लोग लास्ट ईयर आपका जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने आज क्लास में डिस्कस किया। तो यह क्लास आपका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।